हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जो क्लास 9th का आपका फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है। ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देगा फोर्स और लॉज ऑफ मोशन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं हूं दीपा और ये है दीपा's ट्यूटोरियल। आप अगर आपको पसंद आता है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले जानते हैं कि फोर्स क्या है। फोर्स है पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, हम किसी बॉक्स को धक्का दे रहे हैं, खींच रहे हैं, ये फोर्स है। हम किसी बच्चे को धक्का दे रहे हैं, खींच रहे हैं, वो फोर्स है। ठीक है, दूसरी चीज है कि फोर्स कैन चेंज। फोर्स क्या क्या कर सकता है, व्हाट अ फोर्स कैन डू। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब स्टेट ऑफ मोशन से क्या मतलब है? स्टेट ऑफ मोशन से मतलब है रेस्ट या फिर चलता हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। तो फोर्स क्या कर सकता है? एक रुके हुए ऑब्जेक्ट को चला सकता है, एक चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक सकता है, एक चलते हुए ऑब्जेक्ट को मोड़ सकता है, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, और एक चलते हुए ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन कर सकता है या स्पीड अप कर सकता है। तो ये सारी चीजें फोर्स कर सकता है। ठीक है, अब फोर्स के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? एक तो वो ऑब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है जिस पर फोर्स लगाना है और ऑन विच द फोर्स इज अप्लाइड। दूसरा वो एजेंट बाय विच द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। और तीसरा है इंटरेक्शन बिटवीन देम। जैसे अगर मैं एक बॉक्स को धक्का दे रही हूं तो मैं एजेंट हूं और वो बॉक्स ऑब्जेक्ट है। धक्का देने के लिए मुझे उसको होल्ड करके पुश करना पड़ेगा, ये हम दोनों के बीच में इंटरेक्शन है। ठीक है, तो आपने देखा था कि फोर्स जो होते हैं दो टाइप के होते थे, एक होते थे कांटेक्ट फोर्सेस और एक होते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। जैसे जो मस्कुलर फोर्स है और जो फ्रिक्शन फोर्स है, उसमें ऑब्जेक्ट और एजेंट के बीच में कांटेक्ट होना जरूरी है। ठीक है ना। लेकिन कुछ नॉन कांटेक्ट फोर्सेस भी होते हैं, जैसे कि आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं, जैसे मैग्नेटिक फोर्सेस हैं और जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है। उसमें ऑब्जेक्ट और एजेंट के बीच में बिल्कुल कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है, बट इंटरेक्शन हाँ जरूर होना है। अगर मैग्नेट उस बॉक्स पे रखा है और नेल्स इस बॉक्स पे रखे तो आपके पास ऑब्जेक्ट है नेल्स और एजेंट है मैग्नेट, लेकिन इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा। इंटरेक्शन के लिए आपको उनको कुछ डिस्टेंस उनके बीच में कम करना पड़ेगा ताकि जो फोर्स है वो अप्लाई हो सके। ठीक है, अब उसके बाद जो चौथा पॉइंट हमारा है वो है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी आप जानते हो, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और जिसमें डायरेक्शन भी है। मतलब 5 न्यूटन कहने से काम नहीं चलेगा, आपको बताना पड़ेगा कि 5 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट टुवर्ड्स वेस्ट, तो डायरेक्शन भी है। ठीक है ना। फोर्स लगाया, पुल किया, पुश किया, धक्का दिया, राइट को किया, लेफ्ट को किया, ये सब उसकी डायरेक्शन है। और किसने फोर्स से किया वो सब उसका मैग्नीट्यूड है। उसके बाद इसकी एसआई यूनिट में बार बार वर्ड यूज करी हूं, न्यूटन। आपकी एसआई यूनिट जो है फोर्स की वो न्यूटन है। इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। और न्यूटन क्यों है? क्योंकि न्यूटन आपके एक साइंटिस्ट है जिन्होंने फोर्स पे बहुत सारा काम किया। जो अभी आप लॉज पढ़ोगे वो न्यूटन के लॉज पढ़ोगे, तो उन्होंने बहुत सारा काम किया, तो उनको ऑनर करने के लिए ये एसआई यूनिट का नाम न्यूटन रखा गया है। इस तरह की और फिजिक्स में बहुत सारी एसआई यूनिट्स हैं जिनको साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। जैसे वर्क की यूनिट, वर्क और एनर्जी की यूनिट होती है जूल, जैसे पावर की यूनिट होती है वॉट, एम्पियर करंट की यूनिट है कूलम, चार्ज की यूनिट है। तो ये सब साइंटिस्ट के नाम पे बने हुए हैं। अब आपको फोर्स के बारे में एक चीज जानना है, वो है बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, बैलेंस फोर्स क्या है? ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, आपका 5 न्यूटन फोर्स यहां से लगा और 5 न्यूटन फोर्स यहां से लगा, तो ये कैसा फोर्स है? बैलेंस्ड फोर्स है। ऑब्जेक्ट अपनी जगह से नहीं हिलेगा। तो ऑब्जेक्ट को हिलाने के लिए आपको क्या चाहिए? अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए। अगर आप यहां से 2 न्यूटन और लगा देते हो तब ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करने लग जाता है। तो ये बात हो गई बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स की। ठीक है, टग ऑफ वॉर में क्या होता है? जब तक फोर्स बैलेंस्ड है तब तक दोनों टीम्स खींच रही होती है। जब जैसे ही फोर्स अनबैलेंस्ड हो जाता है, मतलब जो टीम ज्यादा फोर्स लगा लेती है, सारे उस तरफ को गिर जाती है दूसरी वाली टीम। इसमें हम गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। तो गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट क्या है? गैलीलियो साइंटिस्ट है। गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर न्यूटन ने अपने 3 जो फिजिक्स के जो बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स के लॉज ऑफ मोशन है वो उन्होंने निकाले, वो उन्होंने स्टेट किए और उनको समझाया। तो सबसे पहले हम गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि क्या था। गैलीलियो ने क्या किया? एक फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड सरफेस ली। वैसे फ्रिक्शनलेस सरफेस बनाना ना पॉसिबल नहीं, सो ही ट्राइड टू मेक इट एज मच एज फ्रिक्शनलेस। तो यहां से क्या किया इसने? इसको यहां से छोड़ दिया और उसने देखा कि ये जो बॉल है सेम हाइट तक जा रही है, बिल्कुल सेम हाइट तक।
ठीक है। फिर उसके बाद उसने क्या किया, का जो ये दूसरा इंक्लिनेशन था वो थोड़ा सा कम कर दिया। तो फिर उसने क्या देखा, जैसे ही इसको फेंक रहे ना, तो ये बॉल जो है लार्जर डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है इसको, लेकिन फिर भी ये क्या कर रही है, सेम हाइट को मेंटेन कर रही है। तो उसने अज्यूम किया कि अगर ये मैं ऐसा कर देता, इसको प्लेन कर देता, तो ये बॉल जो है वो हमेशा हमेशा के लिए चलती ही जाएगी, रुकेगी ही नहीं। ठीक है, तो ये गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट था। अब गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे न्यूटन ने क्या निकाले, लॉज ऑफ मोशन। अब जब आपने 9th क्लास वालों ने पिछले चैप्टर में इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, लॉज ऑफ मोशन। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, 3 लॉज ऑफ मोशन है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन जो है वो न्यूटन ने निकाले, न्यूटन ने स्टेट किए। सो इसमें जो हमारा फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ आपका क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया के लिए हमें जानना है इनर्शिया क्या है। तो मैं इनर्शिया बोलती हूँ एक ऑब्जेक्ट की जिद है, ठीक है ना। इसको हिंदी में अगर हम बोले तो इसको साइंटिफिक इसका हिंदी का नाम है जड़त्व। से इनर्शिया क्या है, एक ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है, टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, मतलब कि अगर वो रेस्ट पे है ऑब्जेक्ट तो रेस्ट पे ही बने रहना चाहता है, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। ठीक है, तो इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। सो फर्स्ट लॉ मेरा है लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया जिसको हम बोलते हैं जड़त्व, यानी कि जिद है ऑब्जेक्ट की अपने स्टेट ऑफ मोशन को बनाए रखने की, यानी कि वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। ठीक है, तो इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया जो मास है ना वो मेजर है इनर्शिया का। अगर मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया ज्यादा होगा, यहाँ मोर मास मोर इनर्शिया, यानी कि एक कार और ट्रक में से ट्रक का इनर्शिया ज्यादा है, यानी कि ट्रक को रेस्ट से हटाना ज्यादा मुश्किल है या यूनिफॉर्म मोशन से हटाना ज्यादा मुश्किल है, उसके लिए बड़ा अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ेगा, जबकि कार को उसके कंपैरिजन में छोटा अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए क्योंकि उसका इनर्शिया कम है। इसी तरह से कार और साइकिल में साइकिल का इनर्शिया कम है क्योंकि इसलिए जो है इस तरह से मोर मास मोर इनर्शिया। ठीक है, अब जो हमारा फर्स्ट लॉ है वो है लॉ ऑफ इनर्शिया। ने कहा, वो क्या कहा कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अनटिल और अनलेस एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो ये क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट पे ही बने रहना चाहता है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में बने रहने की जिद करता है जब तक कि उस पर एक अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगाया जाए, असंतुलित बल ना लगाया जाए। आई बात समझ में? तो ये आपका फर्स्ट लॉ है। ठीक है, अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। कारपेट पे ना, कारपेट पे डंडा मारते हैं तो कारपेट क्या होगा, पीछे जाता है ना, लेकिन डस्ट पार्टिकल ना अपना स्टेट ऑफ मोशन रेस्ट का बनाए रखना चाहते हैं तो वो जाते नहीं कारपेट के साथ, तो वो क्या होता है, ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर जाते हैं, इसलिए डस्ट उसमें से नीचे गिर जाती है। ठीक है, सिमिलरली आप कारों में देखते हो सीट बेल्ट लगी होती है। सीट बेल्ट ना एक बहुत ही अमेजिंग इन्वेंशन है जिसने दुनिया भर में पता नहीं कितनी जानें बचाई हैं। तो ये जिन्होंने इन्वेंट किया था ना, उन्होंने इसका पेटेंट छोड़ दिया, जिसकी वजह से कि ये सस्ती हो गई। अगर इसका होता पेटेंट तो फिर जब कार में इसको लगाया जाता तो उसके लिए कॉस्ट देनी पड़ती, जिससे कार की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। उन्होंने ह्यूमैनिटी के भले के लिए क्या किया कि इसका पेटेंट छोड़ दिया, पेटेंट मतलब उसका जो पैसा नहीं लिया, तो इसलिए जो है सीट बेल्ट सस्ती है। तो सीट बेल्ट हर कार में लगी होती है, आजकल पीछे की सीटों में भी लगी होती है। तो सीट बेल्ट क्या कर रही है, सीट बेल्ट ना आपको पूरी कार जब रुक रही है तो कार के साथ रुक रही है, कार चल रही है तो आपकी पूरी बॉडी को कार के साथ चला रही है। अदरवाइज अगर कार में बैठे हो तो फिर क्या हो रहा है कि जैसे ही कार सडनली चल रही है तो आप रेस्ट में हो तो आपकी लोअर बॉडी तो आपकी चली जाएगी कार के साथ, लेकिन अपर बॉडी क्या होती है, अपना इनर्शिया ऑफ रेस्ट मेंटेन करना चाहती है तो वो पीछे की तरफ गिर जाती है। तो 3 तरह का इनर्शिया होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, उसी तरह से जब चलती हुई कार सडनली रुकती है तो आपकी बॉडी आगे को जा रही थी, लोअर बॉडी रुक गई तो फिर आप कहां गिरोगे,
फॉरवर्ड डायरेक्शन में, विंड स्क्रीन में सिर लग जाता है, इसलिए विंड जो वो है सीट बेल्ट आपको बांध के रखती है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आपका डायरेक्शन में भी ऐसी होता है, अगर कार राइट मुड़ती है आप लेफ्ट, लेकिन अगर आपने सीट बेल्ट लगाई तो आपकी पूरी बॉडी राइट और पूरी बॉडी लेफ्ट जा रही है कार की सीट के साथ, ठीक है। इसी तरह से आप वो कैरम बोर्ड में देखते हो, कैरम बोर्ड में स्टैक्स होता है, आपका जो कॉइन्स का स्टैक होता है, आप उस पर स्ट्राइकर मारोगे जोर से तो क्या होगा, नीचे वाला हट जाएगा, ऊपर वाला जो है वो स्टैक जो है वो एज इट इज नीचे गिरता है, या फिर कभी कभी नीचे भी गिर जाता है। तो वो इसलिए क्योंकि ऊपर वाला जो स्टैक है वो अपना क्या करना चाहता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट को मेंटेन करना चाहता है। इसी तरह से आप टम्बलर के ऊपर ऐसे गत्ता रखो और यहाँ पर 10 रुपए का कॉइन रखो, अगर आप इसको ऐसे मारोगे ना तो कॉइन जो है वो कहाँ गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। अब इसी की जगह अगर मैं 1 रुपए का कॉइन रखूंगी तो वो क्या होगा, गत्ते के साथ साथ चला जाएगा, कार्डबोर्ड के साथ साथ चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि इसका मास कम है, इनर्शिया मेंटेन नहीं कर पा रहा, जबकि ये अपना इनर्शिया मेंटेन कर रहा है, ठीक है।